साथियों नमस्कार। रेलवे एनटीपीसी एलएपी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन। इसमें 35 क्वेश्चन है। आप लोगों को जो जितना भी समय लगे आप लोग शुरू से अंत तक देखिए और आप बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। अगर आप 80% कर ले रहे हैं या 75% या 70% भी कर ले रहे हैं तो आप जानिए कि बहुत ही अच्छे पोजीशन पे हैं। ठीक है? तो देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पे। आप लोग ज़रूर लिख कर बताइएगा। देखिए, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने पर शक्कर की विलेयता क्या होगी? ऑप्शन में है घटती है, बढ़ती है और परिवर्तित रहती है। पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो देखिए ये तो क्वेश्चन आंसर होगा ही नहीं। अपरिवर्तित ये भी नहीं होगा कि अपरिवर्तित होगा। मतलब कि जब तापमान बढ़ा जाएगा, किसी भी वस्तु का अगर तापमान बढ़ा जाएगा तो कोई न कोई उसमें हानि या लाभ तो होगा ही। ठीक है? तो यह कह रहा है कि अगर शक्कर के घोल को अगर हम तापमान बढ़ा देते हैं तो उसकी विलेयता क्या होगी? तो उसकी विलेयता जो होगी ना इंक्रीज़ कर जाएगी, बढ़ जाएगा। ठीक है? इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन आके देखेंगे कि आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संश्लेषण क्या कहलाता है? देखिए, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? चालन है, संवहन है, विकिरण और प्रकीर्णन है। तो आपको आंसर बताना है इसमें से कौन-सा सही होगा? तो इसमें से आंसर हो जाएगा आणविक जो संगठन के द्वारा होता है वो संवहन के द्वारा होता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा कोई भी वस्तु जैसे अगर मान लीजिए कोई पतीला में मतलब कोई वस्तु में पात्र में अगर नीचे से गर्म किया जाता है तो वह एक चलना है। विकिरण के द्वारा जो होता है ना सूर्य का प्रकाश जो आता है वायुमंडल में तो विकिरण के द्वारा से वह वायुमंडल गर्म होता है यानी कि संप्रेषण कार्य करता है। तो इसमें से जो होगा आणविक संगठन जो द्वारा एक दूसरे के प्रति होता है तो संवहन के द्वारा होता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। निम्नलिखित तापमान पर 100 सेंटीग्रेड से कम, 100 सेंटीग्रेड से अधिक, 100 सेंटीग्रेड पर, इनमें से कोई नहीं। तो पहले सबसे पहले ये समझना है कि पानी उबलता कब है, कितने सेंटीग्रेड पे? तो पहले ये समझिए सेंटीग्रेड में जो पानी जो उबलता है सेंटीग्रेड में याद रखिएगा फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वह होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक जो होता है यानी कि उबलने वाला जो होता है वह होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है? तो ये सेंटीग्रेड में हो गया। अगर यही पूछ देता कि जैसे तो इसमें तो सेंटीग्रेड दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में अगर पूछ देता तो यह याद रखिएगा यह 32 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट होता है और उसके बाद से होता है 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है? यहीं पे अगर केल्विन में पूछ देता तब 310 273 273 200 310 नहीं 273 केल्विन और उसके बाद से 373 इस पे होता है। ठीक है ना? यह 3 चीज़ याद रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और सेंटीग्रेड का, फ़ारेनहाइट का और सेल्सियस का, फ़ारेनहाइट का, केल्विन का। इन तीनों को याद रखिएगा। अब पूछ रहा है कि इसमें से सेल्सियस का आंसर ऑप्शन में दिया हुआ सेल्सियस है। तो देखिए क्या होता है कि जब पहाड़ पे जब जाएँगे किसी भी वस्तु माने कोई भी चीज़ अगर हम लोग पृथ्वी के सतह से जब पहाड़ पे जाएँगे तो होता क्या है कि वहाँ पे जैसे यहाँ पे वायुमंडल का जो दाब है, पहाड़ पे जाएँगे तो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है? तब क्या होता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका जो है ना 100 सेंटीग्रेड से कम यानी कि पहले प दाब अगर कम हो जाएगा तो क्वथनांक थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है? तो कम 100 सेंटीग्रेड के पहले ही वह उबलने लगता है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है? आगे देखेंगे किस फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस का मान समान होता है? यह आपको बताना है 0 फ़ारेनहाइट पे, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे और 36 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। तो सेल्सियस और यह एकदम याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है, ये पूछता भी है। कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान समान कब होता है? तो -40 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है ना? माइनस में आता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, -40 फ़ारेनहाइट होता है। यह सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है यहाँ पे, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे या सेल्सियस पे, ठीक है? तो ये समान होते हैं, इसको भी याद रखिएगा। इसके साथ में अभी हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़े थे कि फ़ारेनहाइट पे बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, इसको आपको आंसर बताना है। आप लोग इसको बताइएगा, ठीक है? आगे चलते हैं। तापमान को कितना कम कर देने पर से गैस शून्य का आयतन घेर लेती है, शून्य आयतन घेर लेती है। देखिए कोई भी अगर तापमान को अगर किसी भी तापमान को अगर कम कर देते हैं तो कितना तक? तो -273 डिग्री सेल्सियस तक अगर कम कर देते हैं तो आयतन जो है ना गैस का आयतन जो शून्य हो जाएगा। शून्य हो जाएगा, इसका आंसर सी से हो जाएगा। आगे देखेंगे कैंडेला का मात्रक है, इसमें से आपको बताना है कि ज्योति फ्लक्स है, ज्योति प्रभाव है, ज्योति दाब है और ज्योति तीव्रता है। तो इसको याद रखने के लिए इसमें आता है एक और आता है, एक और बताएँगे उसको, ठीक है ना? जो देखिए कैंडल मतलब कि कैंडल है, जब आप उसको रोशनी तब माने उसको जलाएँगे तो आपकी आँख क्या पे होगा? आँख पे तो तीव्रता बढ़ेगी। मतलब कि आपकी आँख जो है उस पे चमकमाने लगेगा, यानी कि तीव्रता होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छक्का, डी सही हो जाएगा। यह कन्फ्यूजन होता है इसलिए याद रखिएगा इसको कैंडेला मात्रक है वह ज्योति तीव्रता है। ठीक है? आगे देखेंगे 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की क्या कहते हैं? ठीक है? तो देखिए 1 ग्राम अगर तापमान माने जैसे तापमान 1 ग्राम कोई पदार्थ है, उसका तापमान अगर हम बढ़ाएँगे तो ऊष्मा ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो उसको विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। तो 7 का आंसर हो जाएगा, बी से आंसर सही हो जाएगा। विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं उसको, स्पेसिफिक हीट होता है। आगे देखेंगे एक्स किरणें पर अपार नहीं कर पाती हैं, जो जो एक्स किरण होती हैं,
वह पार नहीं कर पाती हैं किसमें, लकड़ी को, मानव अस्थि को, मांस को और त्वचा को। देखिए एक्स किरणें जैसे हम लोग देखे हैं एक्सरा होता है ना, यहाँ पे पार नहीं कर सकती हैं, एक्स किरणें पार नहीं कर सकती हैं। इसमें से आपको बताना है लकड़ी को, मानव अस्थि को, मांस को, त्वचा को। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर हो जाएगा मानव अस्थि को। देखिएगा कभी अब जैसे कि जैसे टीबी भी होता है, चाहे अगर हाथ टूट जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक्सरे कराया जाता है, एक्सरे कराया जाता है। तो उसमें जब एक्सरे कराया जाता है तो देखिएगा अगर टूटा नहीं रहेगा, टूट जाएगा तो वहाँ पे माने जहाँ से टूटा रहेगा वहाँ पे दिखाई देगा क्रैक टाइप का, यानी कि वो हड्डी को पार नहीं कर पाता है। इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। वाट प्रति घंटा इकाई है किसका है? इसको आपको बताना है। जैसे ऊर्जा का क्या होता है? ऊर्जा का जो इकाई होता है जूल होता है, ठीक है। विद्युत की धारा यानी विद्युत की अगर धारा पूछ देगा तो एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर। विद्युत की क्या, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? विभव है। वाट घंटा किसका है? वाट, वाट घंटा प्रति घंटा है, वह हो जाएगा विद्युत की। इसका आंसर बी से हो जाएगा। 9 का बी आंसर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 10 नंबर है, वातानुकूलित प्रणाली नियंत्रित करती है। वातानुकूलित नन प्रणाली नियंत्रित करती है किसको? तापमान को, आर्द्रता को, वायु के वेग को और उपयुक्त सभी को। तो वातानुकूलन जो होता है ना, एयर कंडीशन सिस्टम कंट्रोल किसको करता है? तो तापमान को करेगा, या आर्द्रता को करेगा, वायु के वेग को करेगा, और उपयुक्त सभी। तो इसमें से आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपको बताना है। तो उपयुक्त सभी को करेगा, इसका आंसर डी से हो जाएगा। 10 का आंसर डी से हो जाएगा। आगे देखेंगे, जब हम रबड़ के गेंद वाली सीट पर बैठते हैं अथवा गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ को पाया जाता है। देखिए जब भी हम बैठेंगे ना, जैसे अगर वहाँ पे बैठकर चिपक जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई जैसे स्प्रिंग है, उसको खींचेंगे, तो जब खींचेंगे वह गतिज ऊर्जा में रहेगा। लेकिन जब उसको एक जगह स्थिर कर देंगे खींच करके, तो वह स्थिति ऊर्जा में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या कह रहा है कि सीट पर बैठते हैं अथवा गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है क्या? तो गतिज ऊर्जा। इसका आंसर ए से हो जाएगा। आगे देखेंगे, परम शून्य ताप होता है, तो परम शून्य ताप जो होता है उसमें किसमें होता है? तो वह तो सभी गैस द्रव में बदल जाते हैं। इसका आंसर सी से हो जाएगा। परम शून्य ताप कितना होता है? तो -273 होता है, -273 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर हो जाएगा। परम शून्य ताप का होता है सभी गैसें द्रव में बदल जाती हैं। इसका आंसर सी से हो जाएगा। दिया हुआ है कि परमाणु बम की खोज किसने की थी? ऑटो हान है, अल्बर्ट आइंस्टीन है, एडिसन है, रदरफोर्ड है। तो ऑटो हान हो जाएंगे। परमाणु बम के जो खोज करता है वह ऑटो हान हो जाएंगे। इसका आंसर ई से हो जाएगा। एडिशन है तो बल्ब की खोज की थी रदरफोर्ड, जो किए थे प्रकाश का ई बराबर एम सी स्क्वायर है, ठीक है ना, ई बराबर एम सी स्क्वायर। आगे देखेंगे, दिया हुआ है कि तड़ित की चमक गर्जन सुनाई देने से पहले दिखाई देने लगती है, क्योंकि इसका कारण क्या है? देखिए क्या होता है, जो प्रकाश की चाल और जिसे हम लोग प्रकाश की चाल और जो ध्वनि की चाल होती है, तो ध्वनि की चाल से प्रकाश की चाल अधिक होती है, ठीक है ना। इसके कारण से हमको क्या, जो प्रकाश जो दिखाई देता है पहले दिखाई देता है, ध्वनि बाद में दिखाई देता है। इसमें क्या हो जाएगा आंसर? इसका 14 का आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, यही हम लोग बताए थे। इसका आंसर सी से हो जाएगा। 3000 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य की प्रकृति की आवृत्ति होती है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा 15 का आंसर हो जाएगा ए, 1 इंटू 15, 10 का गुणे 15 हर्ट्ज। इसका आंसर 1 इंटू 10 का पावर 15 यानी कि 15 हर्ट्ज हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु तक लाने में प्रयोग किया जा सकता है? प्रयोग किया जाता है। यहाँ बताना है कि निम्नलिखित में से इसमें से अवतल लेंस, दर्पण, समातल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसमें से कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण से प्रयोग करते हैं। इसका आंसर सी से हो जाएगा। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री कोण बनाती है, तो परावर्तन क्या होगा? तो देखिए क्या होता है ना, अपवर्तन और परावर्तन में क्या होता है कि जब आपतित कोण जितना बनता है उतने ही परावर्तित कोण बनता है, यानी कि यह जितना कोण बनेगा उतना ही यह भी कोण बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उतना ही, यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। समतल दर्पण पे, ये समतल दर्पण है, आपतित कोण जितना रहता है उतने परावर्तन कोण होता है, आपतन कोण और आपतित कोण, ठीक है। तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। सूर्य की किरणें में कितने रंग होते हैं? ये आपको पता होगा, बहुत लोग जानते होंगे, तो इसका आंसर बता दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5, 6, 7, 8 में से हो जाएगा डी। सूर्य की किरणें में 7 रंग होते हैं। पिरामिड में अगर देखेंगे तो इसका 7 रंग होता है, इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। दिया है कि डॉक्टर सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? रमन को, सीवी रमन को, ये भारत के वैज्ञानिक हैं, और इनको किस चीज पे मिला था? तो वो मिला था प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए, तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। दिया हुआ है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? जो सूर्य की तीव्रता को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एस्ट्रोमीटर है, क्रेस्कोग्राफ है, एक्टियोमीटर है, बैरोमीटर। बैरोमीटर जो होता है दाब को मापने के लिए होता है,
दाब, वायुमंडलीय दाब को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य की तीव्रता को मापने वाली जो होगी वह हो जाएगा एक्टियोमीटर। इसका आंसर सी से हो जाएगा। भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति थे, आपको बताना है विलियम रोन्टगन है, लॉर्ड केल्विन है, अल्फ्रेड केल्चर है और सर वर्नन कार्ज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 21 का? आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा विलियम रोन्टगन को है। इसका आंसर ए से हो जाएगा। निम्नलिखित में से मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास को तो वह ये इसमें से समतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल हो गया, अभिसारी अभिसारी लेंस और अपसारी। तो इसका क्या हो जाएगा? कैनकेव बोलते हैं, कैनवेक्स होता है कैनकेव। कैनकेव क्या होता है? तो वह अवतल दर्पण हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का सी हो जाएगा। अभिसारी यानी कि उत्तल लेंस जो होता है वह मैग्नीफाइंग ग्लास का भांति कार्य करता है। आगे देखेंगे कि ध्वनि तीव्रता को डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है, मतलब कि जो मानव जो व्यक्ति है उसको सुन नहीं सकता है, वह कितना डीबी हो जाएगा? तो आपको बताना है 50 है, 70 है, 85 और 95 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 95 डीबी होता है। इससे अधिक मानव नहीं सुन पाता है। ठीक है, आगे देखेंगे एक प्रकाश वर्ष सबसे इसके सर्वाधिक समीप है। आपको इसमें से बताना है कि 10 का पावर 8 है, 10 का पावर 12 है, 10 का पावर 16 है, 10 का पावर 20 है। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? एक प्रकाश वर्ष इसके समीप सर्वाधिक समीप वह हो जाएगा सी, 10 का पावर 16 मीटर प्रति, मतलब कि 16 मीटर होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखेंगे 24 का आंसर सी से हो जाएगा। डॉपलर प्रभाव संबंधित है। आपको बताना है ध्वनि, जनसंख्या, मनोविज्ञान और मुद्रा चलन। तो डॉपलर जो प्रभाव होता है इसको क्या बोलते हैं? कि यह ध्वनि यानी कि साउंड पर संबंधित है। इसका आंसर ए से हो जाएगा। और क्या होता है कि जैसे कोई गाड़ी अगर मान लीजिए आ रही है सामने से, तो उसका जो सीटी मारेगा तो हमारे जस जस वो नजदीक आएगा उसका सीटी हमको ज्यादा सुनाई देगा, और जस जस हमसे दूर जाएगा उसका सीटी की आवाज जो होती है कम होता जाएगा। तो वही डॉपलर प्रभाव है। इसका आंसर ए से हो जाएगा। और वही किसने बताया था? तो डॉपलर ने बताए थे, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि के बारे में है। ठीक है, ए से हो जाएगा। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसे दिखाई देगी? पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसे दिखाई देगी? याद रखिएगा, सफेद को सफेद में देखेंगे तो सफेद ही दिखाई देगा। ठीक है, और सफेद के साथ किसी भी रंग को देखेंगे तो जिस रंग का है वो दिखाई देगा। लेकिन अगर इस सफेद के अलावा किसी भी रंग को अगर हम लोग एक दूसरे के साथ में देखेंगे तो काला दिखाई देगा। याद रखिएगा, इसमें 3 बातें हैं। सफेद को अगर हम सफेद के साथ देखेंगे तो सफेद दिखाई देगा। सफेद के साथ किसी भी रंग को देखेंगे तो वो जो रंग है उसके साथ दिखाई देगा। लेकिन अगर हम इस सफेद को हटा करके किसी और को, माने कोई भी रंग को, मतलब कि जो रंगहीन है, रंगीन नहीं, सफेद को छोड़ करके जो भी रंग होगा उसको किसी भी रंग से हम देखेंगे तो काला दिखाई देगा। ये याद रखिएगा। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 26 का आंसर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे ध्वनि तरंग किस दर से यात्रा करती है? आपको बताना है कि ध्वनि तरंग किस दर से यात्रा करती है। इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? देखिए, एक ध्वनि का एक माध्यम का होना जरूरी है। एल्युमिनियम में सबसे ज्यादा ध्वनि होता है। ठीक है ना, तो ध्वनि की तरंग इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो यह हो जाएगा 1100 फुट प्रति सेकंड होता है। 1100 फुट प्रति सेकंड होता है। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है? लाल, बैगनी, हरा, पीला। कांच से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बैगनी का। आगे, सामान्य आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? जैसे देखिए हम लोग यहाँ से देख रहे हैं तो कम से कम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। मैंने सामान्य जो दृष्टि होती है न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इस पे 25 सेंटीमीटर पे आपको कोई भी वस्तु अगर सही दिखाई दे रही है तो आपका आंख अच्छा है, सुस्पष्ट दृष्टि है। इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि मोटर वाहन के पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण होते हैं। आपको बताना है कि द्वि अवतल है, उत्तल है और समतल है और अवतल है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल। उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जो पीछे का हम लोग लगाते हैं उसमें उत्तल दर्पण होता है। इसलिए इसका आंसर 30 का बी से हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष को संशोधन हेतु प्रयोग में किया जाने वाला उपकरण क्या है? दूरदृष्टि। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं दूरदृष्टि के लिए। ठीक है, दूरदृष्टि के लिए हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, गोलीय लेंस और समतल कांच। तो इन दोनों में से नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से कोई होगा तो आपको बताना है। तो देखिए, दूर ऊर आ रहा है ना, ऊ यानी कि उत्तल लेंस हो जाएगा। अगर वहीं पे निकट निकट आ जाता तो अवतल लेंस हो जाता। यानी कि दूरदृष्टि में हाइपरमेट्रोपिया में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। ध्वनि की चाल कितनी होगी? ध्वनि की चाल 920, 780, 780 मील प्रति घंटा। इसमें से आपको बताना है, इनमें से कोई नहीं है। तो ध्वनि की चाल कितना हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 32 का बी आंसर से हो जाएगा। 760 मील प्रति घंटा होता है। कैमरे के किस भाग
किस प्रकार का लेंस उपयोग में लिया जाता है, तो कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। 33 का आंसर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, स्थिर ताप पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात है तो उसको क्या कहते हैं? उनका नियम क्या होता है? जूल का नियम है, ओम का नियम है, लेंज का नियम है, फैराडे का नियम है। स्थिर ताप पर कंडक्टर के वहन तरंग दोनों छोर के बीच महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात को क्या कहते हैं? आपको इसका आंसर बताना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जूल का नियम। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थित उन्नतोदर यानी कि उत्तल लेंस दर समान आकार में पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेंस और उसके फोकस के बीच, फोकस दूरी पर, फोकस की दोनों लंबाई पर, अनंत पर। तो देखिए क्या हुआ है कि क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उन्नतोदर लेंस पर समान आकार में पाई जाती है। तो वह एक फोकस दूरी पे अगर रख देंगे, जैसे मान लीजिए लेंस है ना, यहाँ पे लेंस है, यहाँ पे अगर रखेंगे तो उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा 35 का आंसर हो जाएगा डी, अनंत पर। ठीक है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। तो इतना ही क्वेश्चन था। आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसका पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो वहाँ पे एक टेलीग्राम का लिंक होगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों नमस्कार। रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए साइंस का क्वेश्चन है। इसमें से करीब 35 क्वेश्चन होगा। आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा और बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, तो चलते हैं देर न करते हुए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के ध्रुवण की घटना। जो यह क्वेश्चन है, प्रकाश में ध्रुवण की गति घटना में यह सिद्ध होता है कि प्रकाश की तरंगें होती हैं। देखिए, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश की तरंगें कैसा होता है? तीक्ष्ण है, प्रगामी है, अनुप्रस्थ है, अनुदैर्ध्य है। तो देखिए, अनुदैर्ध्य जो होता है वह जो होता है अनुदैर्ध्य जो होता है ध्वनि होती है। अनुप्रस्थ जो होता है प्रकाश का जो होता है तरंगे होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का आंसर सी से हो जाएगा। प्रकाश की जो तरंग होती है यह ध्रुवण से घटना से सिद्ध करता है कि अनुप्रस्थ तरंगे होती है। इसका आंसर सी से हो जाएगा 36 का। आगे देखेंगे, रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो यह अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है। इसका कारण क्या है? देखिए, अभी हम लोग अब अगले वाले वीडियो में देखे थे, छोड़िए उस चीज़ को। रेलगाड़ी जब आपके पास पहुंचती है तो उसकी जो सीटी मारता हुआ नज़दीक आएगा तो वह आपको ज़्यादा सुनाई देगा। फिर वह हमसे दूर जितना जितना दूर जाएगा उसका क्या होता है? ध्वनि की आवृत्ति होती है, बढ़ती है और घटती है, ठीक है ना। तो वह डॉपलर प्रभाव होता है। इसको आपको बताना है तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा कि जो डॉपलर प्रभाव होता है, डॉपलर महोदय ने यह नियम प्रतिपादित किए थे, यानी कि बताए थे कि यह जो है ऐसा होता है इस कारण से, वो डॉपलर प्रभाव है। इसलिए इसका 37 का आंसर हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, ल्यूमेन किसका मात्रक है? यह आपको बताना है। तो यह ल्यूमेन जो होता है ज्योति फ्लक्स का है। प्रकाश तरंगदैर्ध्य इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का सी से हो जाएगा ज्योति फ्लक्स। यहाँ पे एक आता है कैंडिला, इसको भी याद रखिएगा। कैंडिला का मात्रक क्या होता है? तो कैंडिला का जो मात्रक होता है वह होता है ज्योति तीव्रता। ज्योति इसमें आता है ज्योति तीव्रता, ठीक है। ये याद रखिएगा। यहाँ पे कैंडल के लिए यहाँ पे दोनों कन्फ्यूजन, ल्यूमेन फ्लक्स है, ल्यूमेन फ्लक्स 2-3 बार याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। कैंडिला तीव्रता यानी कि कोई कैंडल जलाएंगे तो आप उसमें तीव्रता आएगी, अब देखेंगे तो वह कैंडल का हो जाएगा ज्योति तीव्रता, ठीक है। ल्यूमेन का हो जाएगा ज्योति फ्लक्स। इसको दोनों में कन्फ्यूजन होता है, ये कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। आगे देखते हैं, निकट दृष्टिदोष में पीड़ित व्यक्ति में चश्मे का प्रयोग किया जाता है। मैंने किस चीज कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, और इनमें से कोई नहीं है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए क्या करेंगे? तो इसमें देखिए, निकट अगर स्लो से बोलेंगे तो निकट, और दूर तो उसमें समझिएगा निकट आगे आ रहा है तो उसका अवतल लेंस हो जाएगा। अगर दूर की बात हो जाएगी तो वो हो जाएगा उत्तल लेंस, ठीक है ना, दूर उत्तल लेंस। तो इसको क्या बोलते हैं? मायोपिया बोलते हैं। जो निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं मायोपिया बोलते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया जो बोलते हैं उसको दूर दृष्टि या दूर दृष्टि को बोलते हैं, ठीक है। निकट दृष्टि को इंग्लिश में मायोपिया बोलते हैं। तो कभी कभी इसको मायोपिया हिंदी में लिख देता है और पूछ देता है, यह भी याद रखिएगा, ठीक है ना। मायोपिया हिंदी में लिख कर दे देता है और इंग्लिश में भी लिख देगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो निकट दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिया बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर इसे हो जाएगा। इंद्रधनुष में रंग विक्षेपण अधिक होता है, मैंने किस रंग का वर्ण विक्षेपण अधिक होता है? देखिए, बैंगनी है, पीला है, लाल है और नीला है। वर्ण विक्षेपण किसका सबसे अधिक होगा यह आपको बताना है। तो यह लाल हो जाएगा। वर्ण विक्षेपण यानी कि प्रकीर्णन कम हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लाल। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में भेदन क्षमता अधिक होती है? अल्फा, बीटा, गामा और न्यूट्रॉन। तो इसमें से सबसे ज्यादा भेदन क्षमता जो होती है उस किसका होता है? तो वह होता है गामा किरण की। इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखेंगे, अलग अलग तारे का रंग अलग अलग होता है, निम्नलिखित में से किसके कारण होता है?
तारा जो होता है उसका रंग अलग अलग होता है, उसका कारण क्या है? चाल है, दूरी है, तापमान है, इनके प्रकृति है? नहीं, उनके टेम्परेचर पर निर्भर करता है। अगर अलग अलग तारा का रंग अलग अलग दिखाई देता है तो उसका तापमान या टेम्परेचर पर निर्भर करता है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। 42 का आंसर सी से हो जाएगा। मृग तृष्णा बनने का कारण है, आपको बताना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, विसर्जन है, परावर्तन है, अपवर्तन है। तो मृग तृष्णा बनने का कारण है वह होता है, देखिए देखिए परावर्तन क्या होता है? तो वह एक सतह से कोई वस्तु कोई किरण आती है और वापस चली जाती है, उसको परावर्तन बोलते हैं। कोई सघन माध्यम से, अगर सघन माध्यम या सघन यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगे या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे, वो होता है अपवर्तन। जो क्या होता है कि अपने सीधी रेख से थोड़ा सा नजदीक आता है, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में तो उसका नजदीक आ जाएगा। अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे तो वो लंबवत से दूर हो जाएगी। परावर्तन में क्या होता है कि परावर्तन में सेम मतलब कि आपतित कोण जो होता है आपतन कोण के बराबर होता है। मृग तृष्णा होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसमें क्या होता है कि कोई वस्तु अगर यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो वह उल्टा दिखाई देने लगता है, ठीक है ना। तो मृग तृष्णा उसको बोलते हैं। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। 43 का ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? अष्टभुजाकार प्रिज्म में पूछ रहा है। प्रिज्म जो होता है इसको भी याद रखिएगा। देखिए अष्टभुजा है यानी कि चार चार हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, 4 को और बढ़ाना है यानी कि अष्टभुजा। ये हो जाएगा एक अष्टभुजा हो जाएगा ना, हो खष्टभुजा अष्टभुजा। इसको याद है, अष्टभुजा है, प्रिज्म है। पिरामिड और प्रिज्म में अंतर रहता है, इसको भी याद रखिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? 48 का आंसर सी से हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अष्टभुजा में कितने फलक होते हैं? अष्टभुजा के प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? 8 1 9, ये वाला 9, ठीक है, बता दे रहे हैं क्या होगा। अष्टभुजा का मतलब ये हुआ कि 8 थे यहाँ पे आपको भुजा, 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे ये 8 फलक होंगे। और प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म जो होता है ना, देखिएगा प्रिज्म देखिएगा वह बीच में ऊंचा रहेगा, इसको बोलते हैं प्रिज्म। अगर कोई भी वस्तु जैसे ईंट है ना, वह होता है पिरामिड, और प्रिज्म जो होता है बीच में ऊंचा रहता है। तो यह हो जाएगा ऊंचा, यानी कि ये 8 फलक हो जाएगा, नीचे का एक हो जाएगा 9। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। यह प्रिज्म और फलक का जो सीटीईटी का एग्जाम पूछा था ना, इसमें पूछा था, ठीक है ना, कितना फलक होता है? इतने अष्टभुजा है तो 8 ही हो गया बाहरी साइड में, और एक नीचे का हो गया यानी कि 9। जो भी आप देखेंगे सबको, अगर टोपी देखे होंगे, टोपी गोलाकार में रहता है, लेकिन उसी तरह से यह पूछ रहा है कि अष्टभुजा पे कितना होगा, तो प्रिज्म बोलते हैं। प्रिज्म में एक साइड का शून्य माने केंद्र होता है एक, उसके बाद से वो फैला रहता है और नीचे प्लेन रहता है, ठीक। और जो पिरामिड जो होता है ऊपर और नीचे सेम होता है, इसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दो समांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? दो समांतर दर्पणों के बीच में, तो वह हो जाएगा अनंत। ये जो समान अगर अंतर होगा ना तो इसमें अनंत देखा जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी से हो जाएगा। 45 का आंसर डी से हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर जैसे कोई डिग्री पर रख दिया तो कभी कभी जैसे 360 बाई जो डिग्री होता है मतलब कि थीटा होता है और +1 होता है, -1 होता है, इसमें होता है +1 -1, ये कन्फ्यूजन हो रहा है थोड़ा, ठीक है ना। तो ये इसका भी याद रखिएगा कि दो समांतर दर्पणों के बीच का प्रतिबिंब जो दिखाते हैं वो अनंत होता है। आगे देखेंगे, रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में होता है, इसमें से आपको बताना है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा ट्यूबलाइट में जो फ्लूर माने रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में होता है क्या? आपको इसका आंसर बताना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ट्यूबलाइट में 2 फिलामेंट हो जाएंगे और फ्लोरेसेंट पदार्थ का वाष्प पारा होता है, पारा वाष्प होता है। इसका आंसर डी से हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किससे होगा? डायनेमो से है, इलेक्ट्रिक हीटर से है, बैटरी से है, परमाणु बम से है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम जब चेंज करते हैं तो उसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? देखिए डायनेमो क्या होता है कि यह एक यंत्र है और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम लोग चेंज करते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है वह होता है यह हो जाएगा कि एक हीटर मतलब क्या है कि विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में चेंज करता है। बैटरी और परमाणु बम को आपको बताना है और इसमें से, तो इसी में से 2 आंसर हो जाएगा। 47 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। बैटरी जो होता है वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। वायु दबाव बनाती है कहाँ पे? केवल नीचे की ओर, केवल ऊपर की ओर, सभी दिशाओं में, और दिया है कि यह दबाव नहीं बनाती है। तो वायु दाब तो बनाती है, जो वायु दाब जो है बनाती है किस साइड में बनाती है? तो वो सभी दिशाओं में बनाती है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई जो है, चुंबकीय सुई किस दिशा में लटकती है? तो वह हो जाएगा, देखिए कोई भी वस्तु जो अगर चुंबक है उसको हम लोग लटकाएंगे तो वह उत्तर के दिशा में वह जो होता है लटकती है उत्तर और दक्षिण दिशा में।
तो उत्तर और दक्षिण कौन सा है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा 49 का। आगे देखेंगे चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय कंपास की सुई की ओर इंगित करता है। जो कंपास का जो सुई है वो किसके ऊपर मतलब इंगित करता है, तो वो उत्तर दिशा को इंगित करता है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। 50 का आंसर